कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है या छाती में फेफड़ों के बीच और हृदय के ऊपर स्थित होती या विशेष रूप से बाल्यावस्था में सक्रिय रहती, इसलिए इसे बाल्य ग्रंथि कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य है टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण एवं परिपक्व करना जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ जाती और निष्क्रिय हो जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है यह मस्तिष्क के तल पर स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह भी मस्तिष्क के नीचे भाग में स्थित होती है और पिनियल ग्रंथि जो है जिसे शीश ग्रंथि भी बोलते हैं यह मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पार्थेनोक्रॉपी कहा जाता है। पार्थेनोक्रॉपी वह प्रक्रिया है जिसमें फल का निर्माण निषेचन के बिना होता है। ऐसे फलों को बीज रहित फल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपका केला, संतरा, अंगूर या प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और कृत्रिम रूप से पौधों में हार्मोन्स के प्रयोग से भी कराया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। आपसे पूछा कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अस्थिमज्जा या बोन मैरो जिम्मेदार है। अस्थिमज्जा शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण केंद्र होता है या हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला नरम ऊतक है। अस्थिमज्जा में बनने वाली कोशिकाएं जो है वो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं संक्रमण से रक्षा करती हैं। प्लेटलेट्स या अणु कोशिकाएं जिसे बोलते हैं रक्त के थक्के में मदद करती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बांधता है और रक्त को लाल रंग देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। आपसे पूछा कि जेलीफिश जो है किस संघ का एक उदाहरण है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ निडेरिया। संघ निडेरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेलीफिश एक समुद्री जंतु है जो संघ निडेरिया से संबंधित है। इस संघ के जीवों की मुख्य विशेषता है इसमें निडोसाइट या स्निडोसाइट्स नामक डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं शिकार पकड़ने और रक्षा के लिए उपयोग की जाती हैं। जेलीफिश, हाइड्रा, आब्रेलिया, मेडूसा, सी एनीमोन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। निडेरियनों का शरीर रेडियल सममित होता है और यह प्रायः जलचर होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो पेरिफेरा जो है संघ पेरिफेरा स्पंज इस संघ में आते हैं। इसका शरीर छिद्रयुक्त होता है। टीनोफेरा या संघ सी वॉलनट्स और काम्ब जेली से संबंधित है पर इनमें निटोसाइट नहीं होते। प्रोटोजोआ या एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव जैसे अमीबा पैरामीशियम का समूह है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के विज्ञान अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं की संरचना, कार्य, विभाजन और घटकों का अध्ययन करती है। साइटोलॉजी शब्द यूनानी शब्दों से बना है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किया था जब उन्होंने कार्क के पतले टुकड़े का अध्ययन माइक्रोस्कोप से किया। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी स्लाइडन और सॉन ने दिया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो फिजियोलॉजी शरीर के कार्य और क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं और टैक्सोनॉमी में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो
हो जाएगा ऑप्शन डी टाइफाइड ज्वर का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिडाल परीक्षण एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसका उपयोग टाइफाइड की पहचान के लिए किया जाता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह परीक्षण रक्त सीरम में बनने वाली एंटीबॉडी को पहचान कर बीमारी की पुष्टि करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एड्स जो है इसका परीक्षण एलिसा या वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट से किया जाता है। कैंसर के लिए कोई एक विशेष टेस्ट नहीं है, बायोप्सी, सीटी, एमआरआई आदि प्रयोग होती है। टीबी जो है इसका परीक्षण मंटू टेस्ट या जेनेक्सपर्ट से किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेचक चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस एक प्रकार का हर्पीज वायरस है। यह वायरस चिकन पॉक्स नामक रोग का कारण बनता है। चिकन पॉक्स एक संसर्गजन्य रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या त्वचा संपर्क से फैलता है। इसका मुख्य लक्षण है शरीर पर छोटे छोटे लाल फफोले, बुखार, सिरदर्द और थकान, खुजली और जलन। बाकी विकल्पों की बात रेबीज या रेबीज वायरस से होता है जो कुत्ते काटने से फैलता है। पोलियो या पोलियो वायरस से होता है। हैजा या ब्रिब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केराटिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केराटिन एक रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन है जो त्वचा, बाल, नाखून और उपकला ऊतक में पाया जाता है। यह प्रोटीन मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है। केराटिन उपकला कोशिकाओं को यांत्रिक क्षति, रासायनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीव संक्रमण से बचाता है, इसलिए इसे सुरक्षात्मक प्रोटीन भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वसा या फैट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वसा शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। प्रत्येक ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तुलना में प्रोटीन में 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी, वसा में 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी, इसलिए वसा को ऊर्जा का संक्रेदित सूत्र कहा जाता है। वसा शरीर में ऊष्मा संरक्षण, अवयवों की सुरक्षा और ऊर्जा भंडारण में मदद करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर भाग होता है। आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर भाग होता है, बताइए। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्प केसर या स्टेमन जिसे बोलते हैं, या जो है फूल का नर भाग होता है। फूल के 2 प्रमुख जनन अंग होते हैं, नर जननांग, मादा जननांग, केसर दल और गर्भदल। केसर फूल का नर भाग होता है जो 2 हिस्सों में बना होता है, परागकोश और केसर डंठल। परागकोश इसमें परागकण बनते हैं। केसर डंठल जो परागकोश को सहारा देता है। ये परागकण ही नर जनन कोश होते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। आपसे पूछा है कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोग गलत करके आते हैं इस प्रश्न को। मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यहां पर यकृत से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस मिलकर भोजन को पूर्ण रूप से सरल रूपों में तोड़ते हैं। मुख्य कार्य जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में, वसा, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में, इन पोषक तत्वों का अवशोषण भी छोटी आंत में भी भीतरी विल्ली द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन का चयन करें। आपसे पूछा निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो होता है या पानी में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पे विटामिन सी दिया हो तो विटामिन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। या शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने, त्वचा, मसूड़ों और घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है जो स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। या मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर आदि।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, श्वसन नालिका के ऊपरी भाग पर पाया जाने वाला छोटे बाल जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिया कहा जाता है। सिलिया कहा जाता है। सिलिया सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो श्वसन नालिका की भीतरी सतह पर पाई जाती हैं। इसका मुख्य कार्य है धूल कण, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म कणों को श्वसन मार्ग से बाहर निकालना। सिलिया लगातार लहराती रहती है जिससे म्यूकस और फंसे हुए कण धीरे धीरे गले की ओर चले जाते ताकि उन्हें खासकर या निगल कर बाहर निकाला जा सके। इस प्रकार सिलिया फेफड़ों को संक्रमण और धूल से बचाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बिल्ली जो दिया हो यह आंतों में पाई जाती है और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। ब्रोनकाई जो है ये श्वसन नालिका की शाखाएं हैं जो हवा को फेफड़ों तक ले जाती हैं। एल्वियोलाई जो है ये फेफड़ों में स्थित सूक्ष्म वायुकोष है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? आपसे पूछा कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजोबियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम एक सहजीवी नाइट्रोजन निर्धारक जीवाणु है। यह दलहनी पौधों जैसे मटर, चना, मसूर, मूंग आदि की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है जो पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य युग्मकों के निर्माण में उपयोग की जाती है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूबेला या खसरा जो है यह आपका वायरस के कारण होता है। रूबेला जिसे आमतौर पर जर्मन खसरा कहा जाता है या रूबेला वायरस के कारण होता है। यह एक संसर्गजन्य रोग है जो खांसी, छींक या संपर्क से फैलता है। इसका प्रमुख लक्षण है त्वचा पर लाल चकत्ते, बुखार और गले में दर्द, जोड़ों में दर्द और सूजन। बाकी विकल्पों की बात करें तो टिटनेस जो है या क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया या प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो ये सभी पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है? आपसे पूछा कि पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आर्सेनिक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक एक अत्यंत विषैला तत्व है जो अक्सर भूजल में पाया जाता है या जल में प्राकृतिक रूप से खनिजों से रिसाव के कारण आता है। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से व्यक्ति को त्वचा कैंसर, यकृत रोग और तंत्रिका तंत्र की क्षति हो सकती है। यह समस्या विशेष रूप से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जैसे क्षेत्रों में गंभीर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वाशियोकोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। क्वाशियोकोर एक पोषण संबंधी रोग है जो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह प्रायः विकासशील देशों के बच्चों में पाया जाता है जहां भोजन में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। इसके प्रमुख लक्षण पेट फूल जाना, त्वचा और बालों का रंग बदलना, मांसपेशियों का क्षय, सुस्ती और मानसिक मंदता। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है और एनीमिया जो है आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों से संबंधित रोग है जिसमें हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं। इसका प्रमुख कारण होता है शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है जिससे हड्डियां मजबूत रहती है। विटामिन डी कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया रोग हो सकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन सी या स्कर्वी रोग से संबंधित है। विटामिन बी जो है या विटामिन बी समूह तंत्रिका तंत्र और रक्त निर्माण से जुड़ा है। विटामिन ए जो है या नाइट ब्लाइंडनेस से संबंधित होता है। इसी कमी से इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम एक्वस कैबेलस है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम एक्वस कैबेलस है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। एक्वस कैबेलस जो है या घोड़ा का
वैज्ञानिक नाम है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह है मेंगीफेरा इंडिका। मेंगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। चीता का जो वैज्ञानिक नाम है वह है आपका एसिनोनिक्स जुबेटस जो है चीता का वैज्ञानिक नाम है। और मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ किस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है। आपसे पूछा कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेरिबेलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। मस्तिष्क का वह भाग है जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है शरीर की मुद्रा बनाए रखना, मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करना तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना, इसलिए इसे संतुलन केंद्र कहा जाता है। यदि सेरिबेलम को क्षति पहुंचे तो व्यक्ति को चलने, खड़े होने या वस्तु पकड़ने में कठिनाई होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सेरेब्रम जो है या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो सोचने, याद रखने, निर्णय लेने आदि कार्य करता है। मेडुला जो है हृदय गति, श्वसन, पाचन आदि स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पोन्स जो है या मेडुला और सेरिबेलम को जोड़ने का कार्य करता है और संदेश संचार का काम करता है। तो ये है आपके टॉप 20 जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पहचान बिडाल परीक्षण से किया जा सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।